गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम बात कर रहे थे कल के वीडियो में भारतीय जो संघीय व्यवस्था में शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में कल के वीडियो में हमने अध्ययन किया था। तो एक बार मैं उसको वापस फिर से आप सबके सामने रिवाइज करता हूं। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन मुख्य रूप से पांच प्रकार से किया गया है या उनको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग था कल मैंने आपको बताया था संघीय सूची। पहला भाग जो था उसका नाम था संघीय सूची। संघीय सूची की जब हम बात करते हैं, संघीय सूची में कुल 97 विषय रखे गए हैं। कुल 97 विषय रखे गए हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है। कहने का तात्पर्य संघीय सूची में 97 विषय रखे गए हैं और उन विषयों का कानून बनाने का अधिकार भी किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। अब वो विषय कौन कौन से हैं, जैसे उनमें से देखेंगे कुछ विषय मैं आपको बता देता हूं। प्रतिरक्षा, विदेश मामले, रेल सेवा आदि। कहने का मतलब ये ऐसे मामले हैं या ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को प्राप्त है और इसलिए हम कह सकते हैं कि संघीय सूची में कुल कितने विषय हैं? 97 विषय, और उन 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र को प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं सेकंड जो है राज्य सूची। सेकंड कौन सा है? राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषयों की कुल संख्या है वो है 66 विषय। राज्य सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? 66 विषय रखे गए हैं और उन 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। जैसे कृषि है, पुलिस है और स्थानीय शासन है। कृषि, पुलिस और स्थानीय शासन, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। ये सब किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप थी हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है, समवर्ती सूची में जो विषय है 47 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 47 विषय दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को ही प्राप्त होता है। केंद्र व राज्य सरकार दोनों को ही प्राप्त होता है, लेकिन दोनों में विवाद की स्थिति में या असमंजस की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून ही प्रभावी या मान्य हो। ठीक है, तो ये हो गई मुख्य रूप से 3 सूचियां। उसके बाद आगे जो बचता है उसका नाम है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों की हम बात करते हैं कि ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में ही नहीं है, ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में ही नहीं है, उन्हें वे सभी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। वे सभी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। जैसे साइबर कानून, जैसे साइबर कानून। ठीक है, तो ये हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। अब आज हम बात
उसके तत्व या विशेषताएं। कहने का मतलब भारतीय जो संघवाद है उसके एकात्मक लक्षण कौन से हैं, तत्व कौन से हैं या विशेषताएं कौन सी है, इसकी हम बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भारत में कैसी व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भी भारतीय संविधान को पूर्ण संज्ञेय नहीं माना गया है। संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी भारतीय संविधान को क्या नहीं माना है, पूर्ण संज्ञेय नहीं माना है, क्योंकि संविधान में संघात्मक के साथ साथ, क्योंकि संविधान में संघात्मक के साथ साथ अनेक एकात्मक प्रावधान भी मौजूद है जो निम्न प्रकार से है। कहने का मतलब संघीय व्यवस्था के बावजूद हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के बावजूद भी भारतीय संविधान को पूर्ण संज्ञेय नहीं माना गया, भारतीय संविधान को पूर्ण संज्ञेय नहीं माना गया, क्योंकि संविधान में संघात्मक के साथ साथ अनेक एकात्मक प्रावधान भी है। अनेक कैसे प्रावधान है, एकात्मक प्रावधान भी है जो निम्न प्रकार से है, जिसमें हम बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है एक संविधान। पहला जो पॉइंट है या फर्स्ट जो पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक संविधान। कल भी मैंने आपको बताया था एकल संविधान को हमारे भारत में अपनाया गया। कहने का तात्पर्य केंद्र व राज्यों के लिए एक समान संविधान होगा, राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं होगा सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। भारत में केंद्र एवं राज्य, मतलब भारत में केंद्र एवं राज्य, मैंने पहले ही कह दिया है सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान है, केवल एक ही संविधान है जिसमें केंद्र तथा राज्यों के शासन की व्यवस्था के संबंध में, केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था के संबंध में क्या है, प्रावधान है। ठीक है, कहने का मतलब केंद्र व राज्यों के लिए केवल एक ही संविधान बनाया गया है, अर्थात कोई अलग अलग संविधान का प्रावधान नहीं किया गया है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अभी मैंने बताया था कि अवशिष्ट शक्तियां जो इन तीनों सूचियों में ही नहीं है, वे शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। देखो, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई है, केंद्र सरकार को प्रदान की गई है या दी गई है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद 248 का संबंध किससे है या अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है। तो आपको इसमें बताना है अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन कार्य करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है और अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था, यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, कौन सी व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों की
जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, और इस व्यवस्था का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया। इस व्यवस्था का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 क्या है? अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। कहने का मतलब जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके अधीन कार्य करेगी? केंद्र सरकार के अधीन कार्य करेगी। ठीक है, ये था इसका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की बात करेंगे। उसमें मैंने आपको कल ही बताया था कि केंद्र एवं राज्यों की अलग अलग नागरिकता नागरिकों को प्रदान नहीं की जाएगी। हमारे संविधान में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता की हम बात करते हैं तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान जैसे अमेरिका है, वहां पर केंद्र की नागरिकता अलग और राज्य की नागरिकता नागरिकों को अलग से प्राप्त होती है। तो भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, अपितु सभी व्यक्ति भारत के ही नागरिक हैं। कहने का मतलब अपितु सभी व्यक्ति भारत के ही क्या है? नागरिक हैं। तथा सभी को समानता के आधार पर संविधान की ओर से अधिकार प्राप्त है। संविधान की ओर से क्या है? अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये था इसका थर्ड स्टेप, एकल नागरिक, कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। कहने का मतलब सभी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना गया है। नेक्स्ट, उसके बाद आगे हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट, राज्यों को पृथकता का अधिकार नहीं। राज्यों को पृथकता का मतलब अलग कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। भारतीय संघ के राज्यों को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघ के राज्यों को संघ से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते। 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संघ से पृथक होने के पक्ष पोषण को वाक स्वतंत्र संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब अगर यह जो संविधान संशोधन है 16वां, उसके द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है कि अगर कोई भी राज्य संघ से अलग होगा या उसे पृथक होगा तो उसे वाक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी। वाक स्वतंत्रता संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? 16वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब किया गया 16वां संविधान संशोधन? 1963। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नंबर 5, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की विधि दी गई है अनुच्छेद 368 में, और यह विधि
अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। किससे संबंध है? संविधान संशोधन। कहने का मतलब कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की विधि दी गई है उसका वर्णन है अनुच्छेद 368 में, और यह है जो अनुच्छेद संविधान संशोधन की विधि है वो भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई। संविधान के संशोधन में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिकार ज्यादा प्राप्त है। कि संविधान संशोधन के मामले में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिकार ज्यादा प्राप्त है। कहने का मतलब वो अधिक मामलों में संशोधन कर सकता है। संविधान के अधिकांश भाग संसद साधारण कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। संविधान के अधिकांश जो भाग हैं उनमें संसद साधारण कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है, मतलब उन्हें बदल सकती है। कहने का तात्पर्य एक बार फिर से हम देखेंगे इस पॉइंट को। संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं, संविधान संशोधन की विधि का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया है? 368 अनुच्छेद 368, और 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से। और यह जो संविधान संशोधन की विधि है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। कहने का तात्पर्य है कि राज्यों की अपेक्षा केंद्र को संविधान संशोधन करने के ज्यादा अधिकार प्राप्त है तथा संविधान के कुछ भागों में संसद साधारण कानून बनाकर भी उन्हें बदल सकती है। अतः संविधान संशोधन में भी केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अतः संविधान संशोधन में भी केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, जो कि एकात्मक प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट आगे जो हम बात करेंगे जिस पॉइंट की, छठा पॉइंट है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व मैंने बताया था आपको कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसकी राज्यसभा में उतनी ही सीटें अधिक होंगी। तो कहने का मतलब हम यह कह सकते हैं कि राज्यों को भी एक समान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं दिया गया। संघीय प्रणाली में संसद का दूसरा सदन स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। समानता के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। समानता के आधार पर राज्यों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को, अमेरिका के जो द्वितीय सदन है कौन सा है? सीनेट, उसमें प्रत्येक राज्य को 2-2 प्रतिनिधित्व दिए गए हैं, अर्थात 2 प्रतिनिधि वो चुन सकता है। लेकिन भारत की राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर न देकर जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व न देकर किसके आधार पर दिया गया है? जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया है, जो संघीय व्यवस्था के क्या है? विरुद्ध। जो क्या है? संघीय व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे 7वां है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कहने मतलब शक्तियों का बंटवारा।
संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है। संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है। केंद्र के पक्ष में किया गया है। केंद्र के पक्ष में किया गया है अर्थात ज्यादा शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है। संघ सूची में राज्य सूची की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय अंकित किए गए हैं। कहने का मतलब राज्य सूची की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय क्या किए गए हैं, अंकित किए गए हैं। और संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। जबकि राज्य सूची में कम महत्व के कितने विषय हैं? 66 विषय, अर्थात जिनका महत्व बहुत ही कम। और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद होने की स्थिति में केंद्र का कानून ही प्रभावी माना जाएगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया। अतः शक्तियों का विभाजन केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है। कहने का मतलब अतः शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है, जो कि एकात्मकता के लक्षण है। जो किसके लक्षण है? एकात्मकता के लक्षण। नेक्स्ट जो पॉइंट है 8वां, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों की हम बात करते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 307। इनका संबंध है आपातकालीन शक्तियों से। इनका संबंध किससे है? आपातकालीन शक्तियों से। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जो एकात्मकता का लक्षण है। कहने का मतलब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसकी घोषणा कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किन अनुच्छेदों के तहत? 352, 356, 307 इनके तहत। जो किसका लक्षण है? एकात्मकता का लक्षण। नेक्स्ट पॉइंट जो है 9वां, प्रारंभिक बातों में एकरूपता। प्रारंभिक जो बातें हैं इनमें एकरूपता। कुछ प्रारंभिक बातों में एकरूपता भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता। कुछ प्रारंभिक बातों में एकरूपता भारतीय संविधान की क्या है? एक मुख्य विशेषता है। जैसे समस्त देश के लिए एक ही प्रकार के दीवानी तथा फौजदारी कानून का प्रावधान किया गया है। कहने का तात्पर्य समस्त देश के लिए एक ही प्रकार के दीवानी तथा फौजदारी कानून का प्रावधान किया। कहने का मतलब किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई अलग कानून नहीं होगा, सभी जगह एक समान कानून होगा। देश के लिए एक ही चुनाव आयोग है और देश के लिए एक ही चुनाव आयोग है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र तथा राज्यों में शासन का प्रबंधन करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य होते हैं केंद्र तथा राज्यों में शासन का प्रबंधन करते हैं, उसको सहायता प्रदान करते हैं। इन सभी बातों से संविधान की एकात्मकता की ओर झुकाव दिखाई देता है। इन सभी बातों से संविधान की जो एकात्मकता है उसकी ओर झुकाव दिखाई देता है। कहने का मतलब इस प्रकार ये 9 पॉइंट हो गए। अब आगे बात करते हैं अंतिम जो पॉइंट है हमारा एकल संगठित न्याय व्यवस्था। एकल संगठित न्याय व्यवस्था। भारत में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। भारत में प्रत्येक जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है।
कहने का मतलब कि जितने भी न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, वो सभी न्यायालय इस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं राज्यों के विषय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और राज्यों के विरुद्ध, कहने का मतलब सॉरी, राज्यों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। तथा इसी प्रकार राज्य के छोटे न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, अर्थात राज्यों के जो छोटे न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। अतः एकल संगठित न्याय व्यवस्था, अतः एकल संगठित न्याय व्यवस्था एकात्मक राज्य का क्या है, लक्षण है। किसका लक्षण है, एकात्मक राज्य का लक्षण है। तो कहने का तात्पर्य है, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि भारतीय संघवाद जो है, भारतीय जो संघवाद है उसके एकात्मक लक्षण, या जिनको हम तत्व भी कह सकते हैं या जिनको हम विशेषताओं का नाम भी दे सकते हैं, उनके बारे में हमने इसमें चर्चा की और मुख्य रूप से इसके जो तत्व या लक्षण हैं उनका वर्णन भी मैंने आपको बता दिया है, जिसमें मुख्य रूप से कितने लक्षण हैं, 10 लक्षण इसमें बताए गए जो कि निम्न प्रकार है। पहला एक संविधान, दूसरा अवशिष्ट शक्तियां, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा राज्यों को पृथकता का अधिकार नहीं, पांचवा संविधान संशोधन, छठवां है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, सातवां है शक्तियों का विभाजन, आठवां है आपातकालीन शक्तियां, नौवां है प्रारंभिक बातों में एकरूपता और 10वां है एकल संगठित न्याय व्यवस्था। कहने का मतलब ये मुख्य रूप से 10 लक्षण हैं इसके। ये कितने लक्षण हैं मुख्य रूप से इसके? 10 लक्षण। अब देखो इसमें एक बार थोड़ा सा मैं आपको ऊपर एक बार बता देता हूँ। संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भी, संघात्मक व्यवस्था भारत में कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था। इस संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भारतीय संविधान को पूर्ण संज्ञेय नहीं माना है। भारतीय संविधान को क्या नहीं माना है? पूर्ण रूप से संज्ञेय नहीं माना गया है, क्योंकि संविधान में संघात्मकता के साथ साथ अनेक एकात्मक प्रावधान, क्योंकि संविधान में संघात्मक के साथ साथ अनेक एकात्मक प्रावधान भी हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अब वो प्रावधान मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं और इनका वर्णन भी इसमें आपको बता दिया है। तो ये था आज का भारतीय संघवाद का एकात्मक लक्षण, तत्व या उसकी विशेषता है, इनके बारे में। अब नेक्स्ट जो आगे हम अध्ययन करेंगे भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां या बदलाव। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पॉइंट होगा भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां या जिनको आप कह सकते हैं बदलाव, कि भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां कौन सी है या बदलाव कौन से हैं, उनके बारे में हम आगे अध्ययन करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम कल जो चर्चा करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां कौन सी हैं या उनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किन किन राजनीतिक विचारकों ने इसमें अपने विचार रखे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।